हे गाइस, वेलकम टू माय कार्ड स्टडी व्लॉग। आज हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रीट्स क्या होती है और कौन कौन से इंडिया में पॉपुलर रीट्स ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रीट्स का। तो अब हम आगे फर्दर उसको पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रीट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखो, मैंने अब जितने भी हैं, क्योंकि मॉड्यूल 5 एंड 6 थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि अब मैं इन सबको छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। तो हो सकता है मॉड्यूल 5 एंड 6 के 5 से 6 पार्ट आए अपकमिंग डेज़ में, लेकिन प्लीज़ आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि आपको हर छोटी से छोटी डिटेल बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से समझ में आए। तो विदाउट द फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद आर 5 एंड 6 मॉड्यूल। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ रीट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इक्विटी रीट्स। तो पढ़ते हैं क्या होता है। इक्विट दीज आर दी वंस वेयर इट ओन्स ऑल द इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। इट जनरेट इनकम थ्रू रेंट्स। दिस इज मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ रीट। द इनकम अर्न विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द इन्वेस्टर्स। तो देखो, जो इक्विटी रीट्स हैं इसमें क्या होता है कि इसमें सारे वो प्रॉपर्टीज़ आती है जो इनकम जनरेटिंग होती है। ठीक है, तो जो भी इक्विटी रीट्स में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, वो इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है। और जो इक्विटी रीट्स मतलब जो देते हैं, वो क्या है, वो अपनी जो इनकम है वो रेंट के थ्रू लेते हैं, मतलब उनको रेंट आता है, इनकम एज अ इनकम उनको रेंट आता है। और ये सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ रीट है। और जो जितना भी आपको इनकम आता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टर में, मतलब 90% आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन्वेस्टर्स को, और जो 10% है वो आप डिस्ट्रीब्यूट वो अपने आप के अपने पास रखोगे। ठीक है, फिर मॉर्गेज रीट्स। तो यहाँ पे पहले हम मॉर्गेज वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो, मॉर्गेज क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ ए लोन। और जैसे चलो मैं आपको चीज़ बताती हूँ, हम सब ने अपने बचपन में बिज़नेस जरूर जरूर खेला होगा, राइट। तो जब जैसे क्या होता है कि आपको जैसे आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं होती है और आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस बाय करना होता है बिज़नेस गेम में, तो आप क्या करते हो, आप कुछ जो आपने ऑलरेडी प्लेसेस बाय किए हुए रहते हैं आप उसको बैंक को दे देते हो, राइट, क्योंकि वहाँ पे बैंकर भी होता है एक, जो कि मनी का लेन देन करता रहता है। तो आप उसको दे देते हो और वे बोलते हो कि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं आपको वो जितने मैंने पैसे लिए हैं वो सारा आपको दे दूंगा विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मॉर्गेज का मतलब वो है। ठीक है, तो अब मॉर्गेज रीट्स क्या होती है वो समझते हैं। मॉर्गेज रीट्स और लैंड मनी, मॉर्गेज रीट्स और नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से लिख दिया। लैंड मनी टू द बिजनेसेस दैट आर इन रियल स्टेट इंडस्ट्री। दे डू नॉट अर्न इनकम फ्रॉम रेंट बट थ्रू ईएमआई और मॉर्गेज पेमेंट्स। तो देखो, क्योंकि मॉर्गेज रेट है तो वो ये उन बिजनेसेस को देते हैं और उन बिजनेसमैन्स को देते हैं जो कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में हैं, और ये अपना जो इनकम है वो रेंट के थ्रू अर्न नहीं करता है बट थ्रू ईएमआई। ठीक है, एक ईएमआई के थ्रू अर्न करते हैं या फिर मॉर्गेज पेमेंट। तो देखो, ईएमआई क्या होता है, एक सर्टन अमाउंट होता है जो आप हर महीने देते हो। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ लिया बैंक से। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपने क्या लिया, कोई लेट्स से लैपटॉप लिया। ठीक है, जो लैपटॉप था वो समवेयर अराउंड 20 lakhs का था। ठीक है, तो आपने ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, 20 lakhs, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बोल रही हूँ 20 lakhs का आपने एक नंबर लिया। 20 lakhs का आपने लैपटॉप लिया, तो आपने क्या किया कि 10 lakhs आपने अपने आप से दे दिए बाकी, लेकिन रिमेनिंग 10 lakhs से आपने बोला कि मैं बैंक से लूँगा। तो अब जो बाकी की रिमेनिंग 10 lakhs थे तो उसमें इंटरेस्ट तो आएगा, क्योंकि आपको लैंड कर रही है बैंक मनी, तो आप कुछ इंटरेस्ट तो दोगे।
तो वो क्या है उसमें, तो आपने पे कर लो, तो आपने बोला कि मैं ईएमआई के थ्रू मैं आपको मनी दूंगा, बैंक को बोला। तो क्या करोगे, तो 10 lakhs तो आप हर महीने, आपने बोला कि मैं आपको ये 5 महीने में दे दूंगा, तो आप हर महीने क्या करोगे, आप हर महीने 2-2 लाख विथ इंटरेस्ट आप उनको दोगे बैंक को। ठीक है, तो जो ये आप 2-2 लाख 2 lakhs जब हर महीने दे रहे हो, ये ईएमआई होता है। ठीक है, और मॉर्गेज पेमेंट तो बता ही दिया। फिर अब आता है हाइब्रिड रीट्स। तो देखो हाइब्रिड रीट्स क्या होता है, दीज हैव बोथ ओन प्रॉपर्टीज़ एंड मॉर्गेज बेस्ड प्रॉपर्टीज़। तो हाइब्रिड क्या होता है, जो इक्विटी रीट्स होता है और जो मॉर्गेज रीट्स होता है उसका कॉम्बिनेशन है, एंड अर्न रेगुलर इनकम थ्रू रेंट एंड इंटरेस्ट। इट अलाउज इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई एंड अर्न थ्रू बोथ सोर्सेस। तो देखो, तो जो भी हाइब्रिड रीट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको ना जो भी इन्वेस्टर हाइब्रिड रीट्स में इन्वेस्ट कर रहा है उनको ना एक डाइवर्सिफाई अमाउंट मिलता है। मतलब कि वो कुछ अमाउंट रेंट से कमाता है और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट से कमाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिड रीट्स है वो इक्विटी और मॉर्गेज रीट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्राइवेट रीट्स क्या होती है। तो एक सेकेंड मैं कलर चेंज करूँ क्योंकि आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। तो प्राइवेट रीट्स क्या होती है, these have a limited number of investors and works as a private placement. They are not registered with SEBI and are also not listed on any stock exchange. तो देखो जो प्राइवेट रीट्स है ना, इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और ये प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह वर्क करता है। तो और फिर क्या है, तो क्योंकि ये प्राइवेट है तो ये सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड नहीं होता, और ना अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं समझ में आए, प्राइवेट प्लेसमेंट या सेबी या स्टॉक एक्सचेंज, तो मैंने ये इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन सब के बारे में डिटेल्ड बताया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जाके इसकी एफएमएम की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें जाके देखो, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जांपल मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सेबी क्या होती है, क्या अथॉरिटी होती है, और क्या स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स। तो पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स मतलब एज अ नेम सजेस्ट कि ये ऑलरेडी कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी और ऑल्सो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगी। तो मेरा पढ़ते हैं कि इट इज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ NSE एंड इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड विद सेबी. Investors can buy and sell shares of it through a stock exchange. They are more liquid but are subject to market volatility. तो देखो क्या जो पब्लिक ट्रेडेड रीट्स है ना, वो NSE एक स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर लिस्टेड है और ऑल्सो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। तो क्या है, जो इन्वेस्टर्स है क्योंकि वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो बाय और सेल कर सकते हैं इसके शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और ये ज़्यादा लिक्विड है, बट ये मार्केट वोलेटिलिटी से सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि NSE क्या होता है, तो मैं वही बोलूँगी कि मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है क्योंकि ये NSE स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आती है, तो उसके अंदर मैंने NSE को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और लिक्विडिटी का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही मतलब बताया था कि एनीथिंग विच यू कैन कन्वर्ट इन कैश, मतलब कोई भी चीज़ कि जो कि कैश में कन्वर्ट हो सके और सब्जेक्ट टू मार्केट वोलेटिलिटी, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। पब्लिक बट नॉट लिस्टेड रीट्स। तो पब्लिक बट नॉट लिस्टेड, तो अब ये पढ़ते क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट रीट्स is registered with SEBI but is not listed on stock exchange. Hence, they are less liquid than a publicly traded but considerably more stable as the volatility is low. तो देखो ये रीट्स होता है ना, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, तो इसलिए ये लेस लिक्विड है। क्योंकि लेस लिक्विड है, पब्लिक ट्रेडेड नहीं है, क्योंकि कोई स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए लेस लिक्विड है। और क्योंकि ये पब्लिक सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो इसलिए एक समझ में आ गया कि ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है लेकिन लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसलिए लेस लिक्विड है, तो इसलिए इसको पब्लिक बट नॉट लिस्टेड रेट्स बोलते हैं। तो इसलिए बट क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली ट्रेडेड लिस्ट में क्या है कि ये मार्केट वोलेटिलिटी के साथ सब्जेक्टेड है, लेकिन
लेकिन जो पब्लिक बट नॉट लिस्टेड रीट्स हैं ये उतना मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वोलेटिलिटी बहुत लो है। तो अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहले होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। रीट्स आर गुड एसेट्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट portfolio. They offer real estate exposure without the hassle of owning or managing any commercial property. Therefore, they are an asset class that you can consider for diversification beyond the usual asset class equity, that gold. ठीक है। तो देखो डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिवाइड करना, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हों, डाइवर्स्ड पोर्टफोलियो हो जैसे हम कहते हैं। तो देखो रीट्स क्या है ना, वो गुड एसेट्स है अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है तो। क्योंकि क्या है ना, ये रियल स्टेट एक्सपोजर ऑफर करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का चीज़, प्रॉपर्टी एक्सपोजर ऑफर करते हैं और आप इसमें कोई टेंशन भी नहीं होती कि आप कोई मैनेज करो कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि ये एक एसेट क्लास है जिसको आप अपना डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी बियॉन्ड कि अगर आप कोई यूजुअल एसेट क्लास लेते हो जैसे कि इक्विटी, डेट और गोल्ड। फिर आता है लो इन्वेस्टमेंट। तो अब लो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली हाई टिकट इन्वेस्टमेंट दैट रिक्वायर ग्रेटर कैपिटल. They are a good alternative to these high ticket investment. The initial investment for REIT is around INR 50,000. Therefore, you are able to achieve real estate exposure to your investment portfolio with low investment. तो देखो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है ना वो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट और हम बात करें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करो तो उसमें ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि हम जब ये पढ़ रहे थे रीट्स की क्या होता है तब हमने ये भी पढ़ा था कि जो मिनिमम आपको मनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्मॉल और बिग इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं, तो वो दैट इज़ 50,000, तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, तो इसलिए आपको आप रियल स्टेट एक्सपोजर कर सकते हो ताकि टू यू कैन लाइक आप अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो, क्योंकि 50,000 है तो इतना तो हम सबको ही देते ही हैं, इससे ज़्यादा ही देते हैं इनफैक्ट हम कोई अपने उसके लिए रियल स्टेट में करते हो, तो इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर सकते हो इससे रीच से। क्यों? क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है। अब क्या है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या कहता है, देखो अ रीट इज़ अ ट्रस्ट, अ एसोसिएशन और अ कॉर्पोरेशन and hence professional manage them. You don't have to worry about managing commercial real estate properties. तो देखो क्योंकि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब जो रीट्स है वो प्रोफेशनली मैनेज होती है। क्या होता है, जो रीट है वो एक ट्रस्ट है, एक एसोसिएशन है, या आपका एक कॉर्पोरेशन है। तो इसलिए क्या है ना, एसोसिएशन है और कॉर्पोरेशन है, तो इसलिए क्या है प्रोफेशनल इनको मैनेज करते हैं। सो आपको जो भी आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ रीट, तो आपको ये आपको टेंशन छोड़ लेनी है कि आपको कोई मैनेज करना है उस प्रॉपर्टी को, नहीं, आपको ऑलरेडी कोई मैनेजर होगा जो कि उसको वो कर रहा होगा। तभी तो हमने इसलिए पढ़ा था ना कि ये यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, दे ऑफर रियल स्टेट एक्सपोजर विदाउट द हैसल ऑफ ओनिंग और मैनेजिंग एनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पे इसमें बता दिया। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखो जो भी रीट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखो रीट्स जनरेट इनकम थ्रू रेंट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द रेंटल इनकम टू द इन्वेस्टर्स एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पेमेंट्स। देयरफॉर इन्वेस्टर्स कैन एंजॉय रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। सो क्या है ना कि जो रीट्स, जैसा कि हमने इसके उसमें ही पढ़ा था कि जो रीट्स है एलिजिबिलिटी में, जो 90% है रीट्स वो इन्वेस्टर्स को देता है, बाकी का रिमेनिंग 10% वो खुद रखता है। तो क्या है, क्योंकि रीट्स ये इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी है, तो क्या है ये जो इनकम जनरेट करते हैं ये रेंट्स के थ्रू जनरेट करते हैं, और जो भी रेंट होती है इनकी इनकम जनरेट होती है उस रेंट में,
तो उसका 90% वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, क्योंकि वो रेंटल इनकम है, क्योंकि रेंट से है तो वो रेंटल इनकम है, तो इसलिए वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं एज अ इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स, और रिमेनिंग 10% वो अपने पास रखते हैं। तो इसलिए क्या है, ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। फिर आता है कैपिटल गेन्स। तो देखो, REITs trade on the stock market and their performance determines their value. A well-performing REITs can thus possibly increase in value and investors can sell it at a profit over time. The investors can then enjoy the capital gain from their investment. देखो, क्योंकि REITs जो है ना वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उनकी वैल्यू डिटरमाइन करती है। तो क्या है, अब जो भी REIT वेल परफॉर्म कर रहा होगा, तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो वे इन्वेस्टर उसको प्रॉफिट में बेचेंगे ओवर टाइम। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, कैपिटल गेन एंजॉय करते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट में बेचा है। सो अब अगर हम रिवाइज़ करते हैं, वापस से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि REITs कितने टाइप की होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि एडवांटेजेस क्या होती है। देखो, मैं वापस बोल रही हूँ कि मैंने इस वीडियो में, अब वीडियो छोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की, REITs की, ETFs की या म्यूचुअल फंड्स की। तो इसलिए मैं आपको इन छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, और मैं जैसे पूरे 5 to 6 पार्ट्स होंगे। तो आपको इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना है, क्योंकि मैं हर हर दिन मैं आपको बताती रहती हूँ कि हर दिन मैं आपको वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि क्या है, आपका टच नहीं छूटेगा FMM से, ठीक है। तो इसको आप देखते रहना, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितनी मैंने प्रीवियसली अपलोड की है ना वीडियोस, उसको भी देखना, क्योंकि जो उसका है ना मॉड्यूल 1 and 2, 3 and 4, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मॉड्यूल 5 and 6 से, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। सो दिस महिका signing off. So until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye.